सोरो स्टोरी। किसी गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा तथा 2 बच्चों रोहित और सोनल के साथ रहता था। रेखा उनकी सौतेली माँ थी और वह उन दोनों बच्चों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और हमेशा उन दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र बनाती रहती थी। एक रात जब सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके पिता उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, क्या हुआ? आजकल तुम दोनों इतना उदास क्यों रहते हो? क्या कोई दिक्कत है? अरे नहीं नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सोनल भी उठकर चली जाती है। तब उसकी पत्नी कहती है, मुझे लगता है बच्चों को पढ़ाई की चिंता होगी, वैसे भी वह दोनों घर पर रहकर बोर हो जाते होंगे। अजी, मैं सोचती हूँ इन्हें कुछ दिन मेरी बहन के यहाँ छोड़ाते हैं, जिससे उनका मन भी बहल जाएगा और वह एक नई जगह घूम भी लेंगे। पत्नी के कहने पर राजू उनको भेजने के लिए मान जाता है और अगले दिन पूरा परिवार सौतेली माँ की बहन के घर जाने के लिए चल पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है। वह सब पहाड़ पार करके जंगल तक पहुँच जाते हैं और जंगल पहुँचते ही सौतेली माँ रेखा घबरा जाती है और सोचती है, अरे यह आदमी तो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी योजना खराब हो जाएगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर वो बोलती है, मुझे लगता है बच्चों को यहाँ से अकेले ही चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बहन ने देख लिया रोहित और सोनल मेरे बच्चे हैं तो शायद वो उन्हें अपने घर पर नहीं रखेगी। तब उसका पति कहता है, अरे ऐसा क्यों? अरे क्योंकि मेरी बहन कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात को लेकर एक बार मेरी और उसकी बहुत कहासुनी हो गई थी और मैंने भी उसे काफी कुछ भला बुरा कह दिया था और अब वो जब भी मुझे देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। इसलिए हमें बच्चों को यहाँ से अकेले ही भेजना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वह बच्चों का बहुत ख्याल रखेगी। एक बार फिर अपनी पत्नी की बात मानकर राजू बच्चों को आगे भेज देता है और फिर वह खुद वापस घर की ओर चला जाता है और बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे दोनों घर के नजदीक पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। अरे वाह, आज तो खाना खुद मेरे पास चल कर आ गया है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें खाने की बात कर रही हो? कृपया हमें कुछ मत करो। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमारी सौतेली माँ हमें यहाँ लेकर आई है। उन्होंने कहा था कि यह उनकी बहन का घर है। मेरी बहन बहुत तेज है। ठीक है, तुम दोनों जिंदा रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और जैसा वह कहती है वैसा ही करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर जब चुड़ैल सो रही होती है तो रोहित और सोनल खिड़की पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। सोनल जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है तो उसे पेड़ के पास एक साधु बाबा बैठे नजर आते हैं। सोनल कहती है, लगता है वह साधु बाबा बहुत थक गए हैं, मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। तब उसका भाई कहता है, तुम जाओ, मैं चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। अगर वह उठती है तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्ली की आवाज लगा दूंगा और तुम चुपचाप घर के अंदर आ जाना। साधु बाबा के पास जाकर सोनल उन्हें पानी देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम उदास सी दिखती हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं और मेरा भाई कई दिनों से एक चुड़ैल के चंगुल में फंसे हुए हैं। क्या आप हमें उनसे बचाकर अपने साथ ले जा सकते हैं? बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकता, पर मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचने का एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं।
उसके बाद उनके हाथ में एक डब्बा आ जाता है। उस डब्बे को सोनल के हाथ में देते हुए कहते हैं, यह डिब्बा अपने पास रखना और रात होते ही चुड़ैल से बचते हुए घर से बाहर निकल जाना और तब तक भागते रहना जब तक तुम्हें यह न लगे कि तुम किसी सुरक्षित जगह आ गई हो। और अगर जब चुड़ैल आ जाए तो इस जादुई बक्से को खोल देना। यह बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और सोनल घर आकर वह सारी बात रोहित को बताती है, जिसके बाद दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। और रात होते ही जैसे ही वह चुड़ैल सोने जाती है, वैसे ही वह दोनों भाई बहन मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। अंधेरा बहुत होने की वजह से उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वह इधर उधर टकराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और जंगल में भटकते भटकते सुबह हो जाती है। सुबह होने पर जैसे ही वे अपने आसपास देखते हैं तो वह पहाड़ी के पास होते हैं। लड़का बोलता है, हम पहाड़ी के पास पहुंच गए, बस इसे और पार करना है, फिर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। और फिर वे दोनों उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनके आगे बढ़ते ही चुड़ैल झाड़ू पर बैठकर उनके सामने आ जाती है। परंतु इस बार वहाँ एक नहीं 2 चुड़ैलें होती हैं, जिनमें से एक उनकी सौतेली माँ रेखा भी होती है। अपनी सौतेली माँ को चुड़ैल के रूप में देखकर वह दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी सोनल को डब्बे के बारे में याद आता है और वह अपनी और अपने भाई की जान बचाने के लिए वह साधु बाबा का डब्बा खोल देती है। जैसे ही वह डब्बा खुलता है तभी मौसम खराब हो जाता है। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगती है और वह अभिमंत्रित बक्से की बारिश से वह दोनों डरने लगती हैं। अरे नहीं नहीं, बंद करो इस बक्से को। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी बंद करो उस बक्से को। और उस बक्से का पानी पड़ने से वह दोनों चुड़ैल वहीं खत्म हो जाती है। और फिर दोनों बच्चे पहाड़ पार करके अपने घर पहुँचते हैं और घर पहुँचकर अपने पिता को सारी बात बता देते हैं। यह सुनकर राजू को बहुत अचंभा होता है और दुख भी कि वह जिसे अपने बच्चों की देखभाल करने लाया था वही उनको मारना चाहती थी। लेकिन एक तरफ अपने बच्चों का सही सलामत पाकर वह बहुत खुश भी था और फिर वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह अच्छाई से हार ही जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक पति पत्नी रीना और जयेश रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशी खुशी रहते थे। जयेश के घर के पास ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी और उसकी आमदनी से उसका खर्चा निकल जाता था। उनके पास बहुत ज्यादा तो नहीं था, मगर जो था उनमें उनका खर्चा निकल जाता था। ऐसे ही एक दिन जब जयेश अपने घर से दुकान जा रहा था तो रास्ते में उसका दोस्त रोहित मिलता है, जो बहुत परेशानी में दिखता है। अरे अच्छा हुआ जयेश, तुम मुझे यहीं मिल गए, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। अरे क्या हुआ रोहित, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। जयेश, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए मुझे 3 लाख रुपयों की जरूरत थी। 1 लाख तो मेरे पास हैं और अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं बहुत मेहनत करके तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हें लौटा दूंगा। तभी जयेश कहता है, अरे रोहित, इतना पैसा तो मेरे पास अभी नहीं है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में और कल तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर जयेश रोहित को सांत्वना देता है और फिर जयेश ये कहकर दुकान की तरफ निकल पड़ता है। और जब कुछ देर बाद जयेश अपने घर खाना खाने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी उसे परेशानी में देखकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हो, क्या कोई परेशानी है? तभी जयेश उसकी सारी बात बता देता है और फिर उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, मैं समझती हूँ, आपका दोस्त परेशानी में है। तुम्हें पता है रीना, रोहित मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसने मेरी बहुत मदद की बचपन से लेकर अभी तक। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। अजी, तो अपने पास इतने पैसे भी कहाँ हैं कि आप उसकी मदद कर सको? अरे मैं सोच रहा था कि अपनी जो पुश्तैनी जमीन है उसे और तुम्हारे को जेवर गिरवी रख दूं और जब रोहित 3 महीनों बाद मुझे पैसे देगा
तो उससे मैं इन्हें छुड़वा लूंगा। हाँ ठीक है। इतना कहकर वह तुरंत ही अपने जमीन के कागज और अपनी पत्नी के जेवर को गिरवी रख देता है और उनसे मिले पैसों को वो अपने दोस्त रोहित को दे देता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीने से 2 महीने हो जाते हैं। और एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी 2 महीने हो गए हैं, रोहित ने कुछ पैसे दिए क्या? अभी तो नहीं दिए, और जब से वह मिला भी नहीं मुझसे, और जब मैं उसे फोन करता हूँ तो वह उठाता भी नहीं। आज मैं उसके घर जाकर ही उससे मिलता हूँ। यह कहकर वो रोहित से मिलने उसके घर की तरफ निकल पड़ा। और जब वो रोहित के घर पहुँचा तो देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। अरे रोहित, मैं न कहता था कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी, और देखो वह ठीक भी हो गई। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुमसे वो पैसे लेने आया हूँ जो मैंने तुमको तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए दिए थे। अरे तुमने मुझको कब पैसे दिए भला? और मेरी पत्नी तो कभी बीमार ही नहीं हुई जो उसकी इलाज की नौबत आए। ज्यादा झूठ मत बोलो जयेश, मैं सब समझता हूँ कि तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो। अरे मैं सब समझ रहा हूँ रोहित कि तुम मुझे अब वो पैसे लौटाना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ ना। अरे मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, जाओ जाओ और फिर कभी नहीं आना। ना जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। इतना सब सुनकर जयेश उदास होकर अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। और फिर उसकी पत्नी कहती है, अरे जी आप उदास मत होइए, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो अपने सच्चे दिल से अपने दोस्त की मदद की थी। अब अगर वो बेईमान निकल गया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप चिंता मत करिए, अभी अपने पास 1 महीना और है। कल से मैं दुकान पर बैठती हूँ और आप शहर जाकर कोई दूसरा काम कर लीजिए। और फिर रीना अगले दिन से दुकान पर बैठने लगी और जयेश बड़े शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए वो काफी थक जाता है और एक पेड़ के किनारे आराम करने के लिए रुक जाता है। वहाँ जाकर वह अपने दोस्त के किए हुए को याद करके बहुत जोरों से रोने लगता है। तभी वहाँ से एक आवाज आती है तो जयेश इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आई। और तभी वह उस पेड़ को देखता है जो बोल रहा था, अरे जयेश मत रो, सब सही हो जाएगा। अरे तुम्हें क्या बताऊं पेड़, मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पक्के दोस्त ने ही मुझे धोखा दिया है। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कुछ। मैं किसी के भी मन की बात पढ़ लेता हूँ। तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। कैसे सही होगा भला? मुझे 1 महीनों में 2 लाख रुपयों की जरूरत है। कौन करेगा अब भला मेरी मदद? तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। इस पत्थर के पास खोदना शुरू करो। यहाँ पर कई वर्षों पुराना खजाना दफन है जिसको मैं बहुत समय से देख रहा हूँ। तुम एक भले आदमी हो, तुम इस खजाने को ले जाओ और अपनी जमीन और जीवर को छुड़वा लो। इतना कहकर वो वहाँ से उस खजाने को निकाल लेता है और फिर उसे अपने घर ले आता है और अपने सारे कर्ज उतार लेता है। और फिर वह हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दूर एक गांव राठी में सूरज और प्रदीप नाम के 2 भाई रहते थे। जब वह दोनों बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनमें सूरज सबसे बड़ा लड़का था और उसे ही घर को चलाना पड़ता था। और वह सुबह जंगल चला जाता और लकड़ियां ले आता और प्रदीप उन लकड़ियों को शहर जाकर बेच दिया करता था। लकड़ियां ले लो, जलाओ लकड़ियां ले लो। अरे बेवकूफ, ये गीली गीली लकड़ियां कौन लेगा भला? ये तो जलेंगी ही नहीं। भला कौन पागल होगा जो इनको खरीद कर अपना पैसा बर्बाद करेगा? अब उनका रोजगार धीरे धीरे कम हो चला था। खाने को भी ठीक से कुछ था नहीं उनके पास। भैया ऐसे कैसे चलेगा? अब तो कोई लकड़ियां भी नहीं लेता। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। अरे प्रदीप तुम चिंता मत करो, मैं कल जंगल से सूखी सूखी अच्छी लकड़ियां लेकर आऊंगा। दूसरे दिन प्रदीप सुबह सुबह जंगल की तरफ लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ा। वह चलते चलते जंगल के काफी अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वह एक पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ के पास पहुंचते ही वह उसे काटना शुरू कर देता है। जैसे ही वह उस पेड़ पर एक कुल्हाड़ी मारता है तभी उस पेड़ से एक भूतनी निकलती है। भूतनी को देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह डर के मारे पसीने से तरबतर होने लगता है।
अरे वाह, आज बड़े दिनों बाद इंसानी खून मिलेगा। उसकी बातें सुनकर वह घबराने लगता है और अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। अरे मुझे मत मारो, मेरे छोटे भाई का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा, कृपया कर मुझे मत मारो। उसकी बातें सुन चुड़ैल उससे कहती है, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम जा सकते हो, और अगर एक भी प्रश्न का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सूरज बड़ी दुविधा में था। वह न वहाँ से भाग सकता था और न ही उस चुड़ैल को मना कर सकता था, तो उसने उसके सवालों के जवाब देने के लिए हाँ कर दी। तभी चुड़ैल उससे प्रश्न पूछती है, तो बताओ, ऐसी चीज जो स्वयं के भी समझ ना आए, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कौन सी है? ऐसी चीज जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है। सूरज उन सवालों को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, ऐसी चीज जो स्वयं के भी समझ न आए वह है अपनी मूर्खता। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है झूठ, और ऐसी चीज जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है वह है मजबूरी। वह भूतनी उसके मुंह से जैसे ही सारे सवालों के उत्तर सुनती है तो तुरंत एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे एक ऋषि के श्राप से मुक्त कर दिया। उनके श्राप से ही मैं हजारों सालों से इसी पेड़ों पर चुड़ैल के रूप में रह रही थी और किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई तो आएगा और मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। मांगो, तुम क्या मांगते हो? उसकी बातें सुनकर सूरज को बहुत अचंभा होता है और वह कहता है, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे छोटे भाई के लिए कुछ ऐसा दे दो जिससे वह 2 वक्त का खाना खा सके। तो वह उसे एक जादुई मटका देती है और कहती है, ये जादुई मटका ले जाओ और इसमें तुम जो भी रखोगे वह सोने का बन जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर तुमने ये बातें किसी को बताई तो उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर वह उस मटके को घर ले आता है और उसमें वह जो भी रखता वह सोने का बन जाता, और अब वह उस सोने को बेचकर रोज कुछ नए नए सामान ले आता, और अब वह बहुत ही धनवान और अमीर हो गया था। एक बार प्रदीप को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, और जब वह सुबह लौटा तो देखा कि घर का गेट अंदर से बंद है। जब उसने अपने घर की खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि उसका भाई सूरज अंदर मरा पड़ा था। प्रदीप के दूसरे गांव जाने के बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके भाई सूरज की अचानक ही मृत्यु हो जाती है? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। तो यह कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई कहानियों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। मिलता हूँ नई कहानी के साथ।